नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर योगेश जोशी और मैं डॉक्टर किरण गीते। जैसे हमने पहला एपिसोड किया था जिसमें 2024 का बजट और उसके बाद में जो एनालिसिस किए थे या जो अनुमान लगाए थे और उनका अगले वो 2024 में क्या हुआ, कितने प्रतिशत वो चीजें सही बन के सामने आई। उसके बाद 2025 का जो अभी रिसेंट बजट आया है, उस रिसेंट बजट में काफी नई चीजें, काफी आकर्षक चीजें शेयर मार्केट में बन के उभर के चली आई। तो बजट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पब्लिक को मन में काफी सारी शंकाएं हैं, तो डिस्कशन करके थोड़ा सॉर्ट आउट करने का हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2025 के हाईलाइट में सबसे हाईलाइट या सबसे खुशी देने वाली चीज जो आई है कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश है कि मैं 12 लाख रुपए अगर कमाता हूँ साल का, तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है ना। तो हर बार जब ये चीजें, इस तरह की चीजें सामने आती तो हिडन कुछ चीजें रहती है जो सामने नहीं आती। तो क्या इस बार भी हम इसको जुमला बोलेंगे या उसको बहुत ईमानदारी से लोगों के लिए दिया गया है ये सारी चीजें? अभी ये तो सामने चार्ट रखा है। अभी आप देखोगे यार, निर्मला मैडम ने तो बोल दिया कि टैक्स तो नहीं पे करना है। तो ये चार्ट तो दिखा है 4 से 8 लाख से लेके 5%, 8 से 12 लाख तक आपका इनकम है तो 10%। तो ये क्या मामला है? अभी देखिए, एक बात हम समझ लेते हैं कि ये जो है ना, आपको टैक्स तो आपको आईटीआर जो फाइल करना है, आपको आईटीआर फाइल करना है। हाँ। लेकिन अभी जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं ना, 5%, 10%, तो 12 लाख तक ये 60,000 का टैक्स इसमें डॉक्यूमेंटरी दिखता है। हाँ। तो ये आपको रिबेट मिलने वाला है। मतलब मुझे सिर्फ पेपर ऑन पेपर टैक्स के लिए मेरा आईटीआर फाइल करना है। रिबेट का मतलब है सर डिस्काउंट है। वो 60,000 का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 12 लाख तक, वो आपको पे नहीं करना है। तो आपका ये कहना है कि अगर मैं 11,90,000 या 12 लाख रुपए भी पूरा साल का सैलरी पा रहा हूँ, हाँ, तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। नहीं देना इन सिंपल वर्ड्स। हाँ, लेकिन वो आपका सैलरीड इनकम चाहिए। अच्छा, सैलरीड इनकम। हाँ, अगर नॉन प्रोफेशनल इनकम अगर रहेगा, हाँ, मतलब आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड बेचने के बाद मिल रहा है, हाँ, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स है जो आपको पे करना है। अच्छा, तो वो चीज इसमें नहीं इंक्लूड? वो इसमें इंक्लूड नहीं। दिस इज फॉर सैलरीड इनकम, प्रोफेशनल इनकम, सैलरीड इनकम। हाँ, तो मैं अगर 12 लाख पा रहा हूँ तो पूरे के पूरे मेरे आपके सिंपल है। चलो, ये खुशी की बात है। लेकिन जो लोगों का बड़ा स्लैब है, जो 20 लाख 25 लाख कमा रहे, तो जो 24 लाख तक कमा रहे, तो उनका जो पिछले साल वो टैक्स पे कर रहे थे, तो मैंने जैसा थोड़ा कैलकुलेशन देखा, तो मेरा अगर 25 लाख प्रॉफिट है तो पिछले साल की इनकम के हिसाब से मैं इस साल अपना कितना टैक्स बचा पाऊंगा? क्या आप सर, पिछले साल अगर देखोगे जो 24 लाख कमाता है उसको तकरीबन 4 लाख तक टैक्स पे करना होता है, इससे थोड़ा ज्यादा। तो ये रूल के हिसाब से 1 लाख बच जाएंगे। तो 1 लाख तो मेरे बच गए। तो 8-10 हजार रुपए हर महीने का मेरा। तो थैंक यू निर्मला जी, बहुत अच्छा बजट आप लेके आए हमारे लिए। तो इस साल के जो बजट है, उस बजट में कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग तो डिस्कस करने वाले, लेकिन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट, तो आप जैसे चार्ट में देख पा रहे, तो जैसा इन्वेस्टमेंट या जो जैसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना था, तो इस साल वो थोड़ा सा मायूस करने वाला है। क्या लगता है आपको? हाँ, एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर है। देखिए, इस साल इलेक्शंस था, तो इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट ने काफी कट डाउन किया था एक्सपेंसेस, तो उसका असर इस पे दिख रहा है। अच्छा। अगर 2009 से लेके 24 तक का चार्ट अगर देखते हो तो 2022-21 तक वो काफी बड़ा था, है ना। तो अभी वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है और एक सर्टेन लेवल पे कंसोलिडेट हुआ दिख रहा है अभी। अच्छा, तो इन चीजों का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लगता है आपको? अभी इम्पैक्ट तो कैसा है सर, अभी तो अगर अब शॉर्ट में अगर हमें बजट डिस्कस करना है, तो गवर्नमेंट ने किया क्या है कि एक फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि खर्चा अपना कम कर दिया है, जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं, गवर्नमेंट कैपेक्स। और दूसरी जगह उसने पब्लिक का जो टैक्स है, वो टैक्सेशन, वो उसमें डिडक्शन दे दिया है, वो कम कर दिया है। तो यहाँ गवर्नमेंट को करना क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये टैक्स कम करने के बाद वो पैसा पब्लिक से, ये पैसे से कुछ चीजें खरीदेगा। मतलब जो पैसा आपने बचा लिया, हाँ, तो मेरे पॉकेट गर्म हो गए, हाँ, मैं तो अभी कुछ ना कुछ खर्चा करूंगा, कंजम्पशन करूंगा, थोड़ा होटल करूंगा, थोड़ा घूमने जाऊंगा,
थोड़ा सा गैजेट्स बाय करूंगा, गैजेट बाय करूंगा, कुछ नए कपड़े या जो मेरा व्हीकल का प्लान है उसको मैं अपना इम्प्लीमेंट करूंगा। तो गवर्नमेंट ये सोच के उन्होंने, गवर्नमेंट का एजम्पशन है, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है। तो इससे होगा क्या, अगर ये चीजें वो बाय करते हैं लोग, तो वो चीजों के ऊपर जो जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, तो वो गवर्नमेंट को मिलेगा, तो उधर से ये जो पैसा है उनका वो रिकवर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डायरेक्टली इतना ज्यादा टैक्स ना लेते हुए आपको वहां पे सहूलियत दे दी, और आपको दूसरे रास्ते से जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, इस तरह का एक उन्होंने ऑप्शन सोच के एक माहौल बहुत बढ़िया करके माहौल तो क्रिएट किया है। ये एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी ये दूसरा जो डेटा मेरे पास है, जिसमें रूरल एंड एग्रीकल्चरल स्कीम के बारे में मैं देख रहा हूँ कि नया एलोकेशन इसमें नया बढ़ाया नहीं है, कुछ एलोकेशन इसमें। तो जो 2020 में हम लोग 20-21 देख रहे हैं, 2025-26 तो बिल्कुल थोड़ा सा ही उसमें चेंजेस, या मैं तो बोलूंगा एक कांस्टेंट चल रहा है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। एग्रीकल्चर को लेके उन्होंने किया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड है वो थोड़ा इजी कर दिया है, ताकि किसान को आराम से लोन मिल सके। बिल्कुल। बिहार के इलेक्शंस के तो उसको नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो मखना है ना, तो मखना बोर्ड उन्होंने, मखना बोर्ड का वो अभी ये करने वाले हैं, बिहार में फॉर्म करने वाले हैं। मखना होता क्या है ना, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लाई जैसा या पॉपकॉर्न जैसा एक मटेरियल रहता है, ये फूड आइटम होता है। तो इट इज प्रोटीन रिच कंटेंट, वो कमल की बीज से बनता है। तो इट इज प्रोटीनेशियस फूड, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो तकरीबन बिहार या आजू बाजू के जो स्टेट है, तो उसमें लगभग 60 लाख पॉपुलेशन वो इस मखना के ऊपर डिपेंडेंट है, खेती के ऊपर। अच्छा। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट मखना बोर्ड किया है। तो शायद वो प्रोसेसिंग करेंगे, तो प्रोसेसिंग मखने के जाए तो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे, या डोमेस्टिकली भी वो प्रोड्यूस करके बेचेंगे। तो उससे एक अलग इकोनॉमी तैयार करने का गवर्नमेंट की सोच है। एक अच्छी सोच है। उसके बाद ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि 2025-26 में जो टैक्स जीएसटी के रूप में हम लोग जमा करने वाले थे, तो उससे क्या जो टैक्स जमा कर पाने वाले हैं वो 14% टैक्स कम से कम होने वाला है। अभी वो तो सहूलियत दे दी ना सर। अभी तो टैक्स 12 लाख तक का ये कर दिया। अभी जो 3-4 करोड़ लोग टैक्स पे करने वाले, अभी वो तो सीधा 1-1.5 करोड़ तक आ गए। तो उतना तो इम्पैक्ट होने वाला है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि वो जीएसटी में ना भरते हुए कंजम्पशन के द्वारा उसको ग्रोथ करने का उनका प्लान है। अब अभी बात आई फिस्कल डेफिसिट की। तो शॉर्ट में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, छोटे से इसमें लेकिन सर फिस्कल डेफिसिट अगर सिंपल लैंग्वेज अगर हम डिस्कस तो अभी ये कहते हैं कि आपका इनकम और आपका खर्चा है ना, तो आपके पास आने वाला पैसा और आपके पास से जाने वाला पैसा, ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। जैसा हमारा फैमिली का होता है एक बजट, वैसे देश का बजट होता है। जैसे 10,000 रुपए किसी फैमिली का बजट है, तो उस तरह से आप समझा के बताइए। अभी किसी फैमिली का इनकम 10,000 है और उसके एक्सपेंसेस समझो 15,000 है, तो 5,000 का तो डेफिसिट मतलब वो माइनस आ गया है ना, फिस्कल डेफिसिट बन गया वहाँ, डिफिसिट बन गया है। अभी वो कितना दिन कैरी करेगा, है ना। तो किधर तो उसको लगाम देना पड़ेगा, या तो उसको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, या तो उसको खर्चा कम करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट का तो कोशिश यही है। अगर हमारे पास ये जो ग्राफ दिख रहा है उसमें अगर देखते हो तो 2020 में कोविड आया था और 2021 में देखिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था 9.2%। बहुत ज्यादा था। इट इज 9.2% ऑफ जीडीपी। मतलब 100 रुपए कमा रहे हैं और 109 रुपए खर्चा हो रहा है। बहुत ज्यादा हो गया। तो अभी गवर्नमेंट की जो कोशिश है उसको वो 4% या उसके अराउंड करना है। 24-25 में तो उन्होंने अच्छा लेके आए 4.8, और अभी जो अनुमान है 25-26 में 4.4 का, तो ये काफी अच्छा मतलब फिस्कल डेफिसिट कम की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि उनको डेफिसिट कम करनी है, क्योंकि डेफिसिट अगर बढ़ जाता है तो आपको पैसा बोरो करना पड़ता है। पैसा बोरो करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, देश का कर्जा बढ़ता है। हाँ, तो ये बढ़ता जाता है। तो अब किस लेवल तक ये बढ़ाओगे और कितना सस्टेन करोगे। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि फिस्कल डेफिसिट कम करे। अब फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो खर्चा कम कर दिया। बिल्कुल। खर्चा मतलब कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज,
एयरपोर्ट, जैसे हमने पिछले बजट में देखा था कि पोस्ट बजट रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स के स्टॉक काफी उछल के आए थे, वो काफी इन्वेस्टमेंट किया था। तो गवर्नमेंट ने वो टाइम पे पिछले 2-3 साल जो खर्चा था गवर्नमेंट का वो 11 लाख करोड़ इतना था। अच्छा। बढ़ता गया था 8 लाख से लेके 10 लाख, 10 से 11 लाख। अभी इस साल गवर्नमेंट ने वो खर्चा कम कर दिया, 11 लाख से लेके कर दिया 10 लाख। 10 लाख। तो आप देखो बजट के दिन ये सारे स्टॉक्स गिर गए, पीएसयू स्टॉक्स जो उनसे संबंधित स्टॉक्स वो सब गिर गए। तो गवर्नमेंट का इन शॉर्ट बजट का क्या, अगर इन शॉर्ट बजट को हम एक्सप्लेन करते हैं तो टैक्स डिडक्शन करके कंजम्पशन प्रमोट करना, और दूसरी जगह ये फिस्कल डेफिसिट 4.4 मतलब कम करके गवर्नमेंट का खर्चा कम करना, जो डेट लेवल है, जो कर्जा है वो कम करना। बिल्कुल, ये सार है इस बजट का। तो उन्होंने इन शॉर्ट यही ट्राई किया है कि किस तरह इकोनॉमी को जो थोड़ी सी भटक सी जा रही है उसको रास्ते पे लाने का इनकी कोशिश है। बहुत अच्छा एफर्ट है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल डिस्कशन। तो 2025 जैसे आपने 2024 में हम लोगों ने डिस्कस किया था 5-6 पॉइंट, तो उसमें उससे पहले एक बात थोड़ा हम शायद पब्लिक को बता दें। अभी ये गवर्नमेंट का जो एजम्पशन है कि लोगों का टैक्स कम कर दिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं प्लीज जरूर बोलिए। तो ये गवर्नमेंट का एजम्पशन है कि पब्लिक का टैक्स कम कर दिया है तो पब्लिक ये खर्चा करेगा और उससे टैक्स बढ़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का एजम्पशन है। लेकिन पब्लिक खर्चा करने वाला है या नहीं ये अभी मालूम नहीं है। मालूम नहीं है ना। गवर्नमेंट अभी पब्लिक के सेंटिमेंट्स आप देखो वो बहुत अच्छे नहीं है, नेगेटिव है थोड़े से। आरबीआई का रिपोर्ट आया था 2 हफ्ते पहले। तो हाउस होल्ड जो सेविंग्स है इंडिया का वो पिछले 50 साल में सबसे कम है। मतलब क्या, लोगों ने क्या, हाउस होल्ड सेविंग जो 7-7% जो एवरेज था, अभी इस साल जो आया है वो 5.3% आया है। तो लोगों ने पैसा उड़ाना चालू कर दिया। एक तो पब्लिक ने पैसा उड़ाना चालू कर दिया, ये उनका इनकम कम हो गया। अच्छा, दोनों में से एक चीज, दोनों में से एक है। अगर आप टैक्स की सहूलियत देते हो तो पब्लिक क्या ये पैसा सेव करेगा या फिर ये कंज्यूम करेगा, ये हमें मालूम नहीं है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा डाइसी चीज हो गई। तो गवर्नमेंट का जो एजम्पशन है, जो गवर्नमेंट की कोशिश है, जो लग रहा है वो रियलिटी में होगा या नहीं ये हमें मालूम नहीं है। तो हमने 2024 डिस्कस कर लिया। 2024 में क्या क्या, किरण जी, जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट के एनालिसिस के लिए आपको स्टॉक समझना पड़ेगा, टेक्निकल समझना पड़ेगा, फंडामेंटल समझना पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल, और उसके साथ सारे ग्लोबल कोरिलेशन और क्या चल रहा है। तो मैं जहाँ पे सीखा था या आप जहाँ पे सीखे थे, तो ऐसा कोई कंबाइन चीज तो नहीं था कि जो हमको ये सारे दिमाग के एंटीने हमारे खड़ा कर दे और हमारे थॉट प्रोसेस में ये चीजें डाल दे। तो जैसे आप और मैंने डिस्कस किया, तो हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं और डॉक्टर किरण विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन इस नाम से एक एजुकेशनल मूव शुरू कर रहे हैं, और उसमें जो चीजें हमने पिछले 8-10 सालों में सीखी है या सीख रहे या सीखने भी वाले, तो उनको कंबाइन करके जो नए आने वाले लोग हैं या जो मार्केट में स्टकअप लोग हैं, तो उनको एक अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई वे में ये सारे फैक्टर, टेक्निकल, फंडामेंटल, जियोपॉलिटिकल, ग्लोबल, इनको कनेक्ट करके, ये सारे डॉट कनेक्ट करके मार्केट का जो पिक्चर होगा उनको हम गाइड कर सकते। तो इसी के साथ देखिए सर, कैसा है सर, आपको या मुझे या किसी और को कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। अगर हम किसी को सिखाते हैं तो सामने वाले को कितना समझ रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका अपनी लाइफ में उसका कितना यूटिलाइजेशन करेगा। तो हम लोग नेचुरली ये ट्राई करने वाले हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल सादी सरल भाषा में हम इस्तेमाल करके फाइनेंस हम सिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले कि जैसे शेयर मार्केट बताएंगे, शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन। देखिए, हम सीधा शेयर मार्केट तो जाएंगे ही नहीं। सबसे पहले तो पब्लिक को ये समझाएंगे कि क्या आप सचमुच आपका फाइनेंस अच्छी तरह से समझते हो। अच्छा, अभी तक आपने जो डिसीजन लिए थे या सही है या गलत है ना, तो उसमें काफी सारी चीजें आएगी। तो वो डिस्कशन के बाद उनको हम सिखाएंगे महंगाई, इन्फ्लेशन के बारे में बताएंगे। हाँ, जीडीपी को समझना पड़ेगा, जीडीपी को समझना। तो ये ना, ये अभी आप कोई बिल्डिंग तैयार करते हो ना, तो उसके पहले तो उसका वो फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन ना, प्लिंथ बोलते हैं उसको। उसको अगर वो खराब रहेगा ना तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्कुल गिरेगा बिल्डिंग।
तो ये जो है ना, ये तो हम लोग क्या क्या टॉपिक्स इसमें देखने वाले तो हैं? इम्प्लेस पहले तो हम उसका जो बेस है तो बेस के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे और बेस उसका वो स्ट्रांग बनाएंगे। तो उसमें क्या क्या होगा, तो लोग जो बैठे ना उनको डॉक्टर जोशी और डॉक्टर गीते के जो लेके आ रहे विजडम, तो उसमें आप क्या क्या टॉपिक्स हम लोग देखने बेस वाले हैं? तो पहले तो उनकी जो सोच है जो अभी तक उन्होंने किया है वो हम समझ लेंगे, अब तक पब्लिक ने क्या किया है, बराबर। लोगों ने क्या किया है, वो नोट डाउन करने के बाद हम प्रेजेंट करेंगे आइडियली कैसा होना चाहिए। अच्छा, आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए उसके ऊपर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टर्म्स, देखिए हम कोई भी बड़े बड़े टेक्निकल इंडिकेटर्स या बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करने वाले, कोई नहीं, सीधे सीधे लैंग्वेज में हम लोग सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में। तो कोई टेक्निकल बड़े बड़े टर्म्स हम यूज नहीं करेंगे जो सिर्फ बोलने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, उससे एक माहौल क्रिएट होता है, ऐसा लगता है कि यार सिखाने वाला बहुत नॉलेजेबल है, तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाएंगे। लोगों को फाइनेंस सिखाएंगे, लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के आइडिया, हाँ। फंडामेंटल एनालिसिस के आइडिया, कॉर्पोरेट एक्शन जो वो हिस्ट्री सिखाएंगे, मार्केट की हिस्ट्री बताएंगे, इकोनॉमिक्स सिखाएंगे, जियोपॉलिटिक्स सिखाएंगे। तो ये सब कैसा है सर, देखो अगर 5-6 डॉट है ना, अगर सामने कोई रखता है और आपको बोलेगा यार ये क्या है, तो बोलेगा डॉट्स है ना। अगर मैं वो कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाता हूँ, देखो गणेश जी का पिक्चर बनाया तो बोले यार ये गणेश जी है, बिल्कुल। तो होता क्या है कि लोगों ने सिर्फ डॉट्स सीखे हैं, तो हाँ, तो डॉट्स किधर जोड़ना है इनको मालूम है, वो हैप्पीली जोड़ रहे हैं, इधर से इधर जोड़ दिया, इधर से जोड़ दिया। सारे डॉट मेरे इसमें भी अभी नहीं आए थे, तो कुछ डॉट भी बचे, इसलिए वो हमारे भी बचे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको पिक्चर तैयार करना तो हम सीख गए। तो हम लोगों को सारे डॉट भी बताएंगे, और जो पिक्चर हमने थोड़ा बहुत सीखा है लोगों को उसको पढ़ना सिखाएंगे, डॉट्स कनेक्ट करना सिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जो अपना बैच शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 6 मार्च का तारीख हम लोग एक टेंटेटिवली पकड़ के चल रहे हैं, या दूसरा हफ्ता मार्च का लेके चल रहे हैं, जहाँ से हमको अपना बैच प्रारंभ, कोशिश तो वही है अपनी। देखो सर, आप मैं दोनों हम फुल टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं, बिल्कुल। तो जितना भी टाइम बचता है तो उससे हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चालू करते हैं, तो देखते हैं, जारी रखेंगे। ऑनेस्ट अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, लोगों को कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करने वाले कि 1 साल में पैसा डबल, 3 साल में पैसा डबल, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर किसी को लगता है तो यार वो वीडियो आप शट ऑफ कर दो, नहीं, और आपको क्लास को भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको फाइनेंस समझना है तो आपको बिल्कुल ये चीज तो है कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाली चीजें हम लोग तो जरूर लोगों को देंगे, क्योंकि 6-7% अगर इन्फ्लेशन और हम 12-15% की अगर बात कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रैक्टिकल चीज नहीं है। जरूर मिलता है, एफर्ट्स लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम 2025 के प्रेडिक्शन, जैसे 24 के प्रेडिक्शन हमने 5-6 कर दी, तो अभी इस साल क्या क्या प्रेडिक्शन है, तो उस प्रेडिक्शन की ओर बढ़ते हुए कि इस साल अभी अब जैसे आप सब लोग देख रहे हैं कि पूरा टर्मोइल हो चुका है पूरे ग्लोब में। जैसे यूएस के इलेक्शन में आने के बाद ट्रम्प साहब ने जो अपनी नीतियां बनाई, जैसे जैसे रिलेशन वो जिस तरह का टेरिफ वॉर शुरू हो रहा है, तो क्या इसको आप वर्ल्ड वॉर 3 बोलेंगे? वर्ल्ड वॉर 3 अभी देखो, अगर पहले तो वर्ल्ड वॉर जो है ना, वो अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो वो ग्राउंड पे लड़ गए थे, बैटल फील्ड था वो, है ना। तो जो सेनाएं आमने सामने आई, उसके बाद लड़ाई हुई, तो उसमें वो टाइम के जो भी एडवांस गन्स थी वो यूज की गई। अभी ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से लड़ा जाएगा। अब ये रहेगा ट्रेड वॉर। अब ये ट्रेड वॉर रहेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। ह्यूमन हिस्ट्री को आप देखते हो तो पहले तो हम जंगल में रहते थे, है ना, तो उसके बाद हुआ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर के आगे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो अभी रिसेंट ही है, पिछले 100 साल में हुआ है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेके हमने एंट्री की है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। बिल्कुल। और इतना रैपिडली आगे बढ़ रहा है, वो इतना फास्ट पेस है। अभी एआई आ गया, ब्लॉकचेन आएगा, क्लाउड आएगा, इंटरनेट, आईओटी जिसे बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो चीज भी आएगी। तो हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में, बिल्कुल ये इसको लेके वॉर होने वाला है। अभी टेक्नोलॉजी जो है ना, ये उसमें 2 चीजें आती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो ठीक है यार, कोई भी बना लेता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, उसमें एक चिप होती है छोटी सी, तो बैटरी भी होती है। अभी ये चिप के लिए ना लिथियम एलिमेंट्स लगते हैं, उसे हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मिनरल्स जो रहते हैं।
लिथियम आ गया, कोबाल्ट आ गया, थोरियम, ये ग्राफाइट आ गया है ना, गैडोलिनियम आ गया, ये काफी सारी चीजें हैं। बिल्कुल। और इसका जो सोर्स है ना वो बहुत कम कंट्रीज के पास है, तो उसके ऊपर काफी सारा कब्जा पहले से चाइना ने कर लिया है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यूएस इज स्टिल टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, यू नो, इट इज अ प्लेस ऑफ इनोवेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। बिल्कुल। तो एडवांस चिप का सप्लाई अभी भी यूएस के पास है। चाइना वो बढ़ाना चाहता है, अभी तो उनके ऊपर तारीफ लगा के उसका सप्लाई यूएस ने रोक दिया है, लेकिन चाइना तो चुपने बैठने वाला, वो तो चिप सप्लाई के लिए तो कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। एग्जिस्टिंग चिप के ऊपर उसने डीप सीक बना दिया, उसने डीप सीक ने पूरा इंडस्ट्री को हिला दिया है। तो दे आर इनोवेटिव पीपल, आई रियली रिस्पेक्ट इन दैट एस्पेक्ट। अरे कोई सवाल ही नहीं उसमें। बिल्कुल। तो उन्होंने जो चिप यूज किए वो बहुत ही साधारण चिप थे, जो एआई प्लेटफॉर्म ने यूज किया, तो उससे अभी देखिए ये पेपर एंड न्यूज आके दूसरे दिन लोग भूल गए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बड़े बड़े प्लेयर है, एनवीडिया, मेटा, ये लोग हिल गए एक जगह से, बिल्कुल हिल गए, क्योंकि जो चाइना ने किया था वो थोड़ा अनइमेजिनेबल था। तो ये टेक और रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। इतने कम टाइम में और इतने कम बजट में जिस तरह का सॉफ्टवेयर उन्होंने डीपसीक का डिजाइन किया है, दैट इज रियल। जिस तरह के रिव्यू मैंने उसको देखे तो आई एम रियली इंप्रेस्ड, और एवरीवन शुड इंप्रेस। तो अभी एक अलग अलर्ट है, अलार्मिंग है ये, बाकी जी बिल्कुल अलार्मिंग है। आप देखियो एक अलग तरह का माहौल तैयार हो रहा है। ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प पुतिन से दोस्ती की बात करता है। बिल्कुल। यूरोप अभी यूएस से अलग हो रहा है, वो बोलता है हम लोग यूएस पे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। बिल्कुल, वो अपना खुद का डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपना बजट बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। यूएस बोल रहा है कि मैं आपके डिफेंस के लिए, मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए खर्चा नहीं करना। उसने तो नाटो से अलग हो गया, वो क्लाइमेट कंट्रोल से पीछे हट गया, डब्ल्यूएचओ से पीछे हट गया, पेरिस मीट की वो जो चीज थी वो भी हो गई। अभी दूसरी बात, चाइना ताइवान का भी इशू है। ताइवान के पास पूरा चिप का, एडवांस चिप का सप्लाई है, इसके लिए चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करना है, वो चाहिए ताइवान चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री है जो अभी तक मतलब पिछले 60-70 सालों से, जब से इंडिपेंडेंस मिला है तब से इंडिया न्यूट्रल ही रहा है। बिल्कुल। ना यूएस की साइड से, ना यूक्रेन की साइड से, ना रशिया, ना चाइना, हम लोग तो अपना स्टैंड न्यूट्रल ही था। तो ये अलग ऑर्डर बन रहा है। अभी ये आगे जाके कैसे बनेगा, उसका क्या आउटपुट होगा, ये हमें मालूम नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 जो होने वाला है, ये ट्रेड वॉर होगा। तो ये वर्ल्ड वॉर 3। यस। ग्लोबल स्लोडाउन हम लोग यूएस में प्रेडिक्ट कर रहे थे बेसिकली। ग्लोबल स्लोडाउन तो होगा सर। अभी आपने ऑलरेडी देखा मार्केट नीचे गिर रहे हैं। अगर हमारे पास चार्ट है निफ्टी का तो हम शायद अच्छी तरह से सिखा सकते, मतलब बोल सकते हैं उसके ऊपर। जैसे हम बोल रहे थे कि यूएस में ग्लोबल स्लोडाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये क्या, इसके बारे में हमने तो डिस्कशन कर लिया, क्या है इसका? अभी देखिए यूएस जो है, जैसे हम देखते हैं यूएस ये मदर मार्केट है ना। तो पूरे दुनिया का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप पकड़ते हो, अगर वो 100 रुपया है तो उसमें से 60 रुपया यूएस मार्केट का है। 60% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ग्लोबल, हाँ, वो उसमें से 60% जो कंट्रीब्यूशन यूएस का है। ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस का कंट्रीब्यूशन 30% ग्लोबल। हाँ, तो अभी देखिए कि ये डिस्क्रिपेंसी है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन 60% और इकोनॉमी ऑफ कंट्रीब्यूशन ग्लोबल 30%। हाँ, बराबर। तो ये हाफ हो गया ना। हाफ हो गया। अगर इकोनॉमी में यूएस अगर 30% कंट्रीब्यूट करता है तो मार्केट में भी उसका कंट्रीब्यूशन 30% ही चाहिए। ये 60 है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, सही बात। ये एक्सपेंसिव क्यों है? वो टेक स्टॉक्स की वजह से, जो हमने डिस्कस किया, मैग्निफिसेंट 7, हाँ, एनवीडिया, एप्पल, मेटा, अमेज़न, उनकी वजह से यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी देखो, अभी स्लोडाउन क्यों होने वाला है उसके ऊपर अभी ये चार्ट देख लेते हैं। अभी ये निफ्टी का चार्ट है। बिल्कुल। अभी देखिए ये जो एरो है ना, ये सितंबर 2024 का है। निफ्टी ने हाई बना लिया था। अभी उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि 5 महीने से निफ्टी गिर रहा है। बिल्कुल, वहां से वो जो लेवल 26,250 की लेवल, उसके बाद तो आज हम लोग 22,124 पे तो सर हुआ ये 15-16% नीचे आ गया। हुआ ये कि सितंबर एंडिंग में या अक्टूबर में फेडरल रिजर्व जो बैंक है यूएस का, जैसा हमारा रिजर्व बैंक है, जैसा हमारा आरबीआई है इंडिया में, वैसा यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक है। तो फेडरल आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? तो पैसे का कंट्रोल करना है ना, इकोनॉमी में जो पैसा सर्कुलेट होता है उसको कंट्रोल करना। फेडरल रिजर्व ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया।
है ना। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। हाँ, अभी इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद हुआ क्या, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। बॉन्ड यील्ड, जो लोग बॉन्ड ले रहे हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट या ज्यादा फायदा मिलने वाला है इससे। हाँ, अभी देखिए आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे यार, ये इक्विटी मार्केट चल रहा था, ये बॉन्ड मार्केट कहाँ से आ गया। आप सिर्फ इतना याद रखो, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, इतना याद रखो। अभी बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, अभी जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनके पास अरबों पैसा है, तो उनको उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। तो दुनिया में जिधर से भी रिटर्न्स मिलेगा वो उधर भागते हैं, जिनको हम FII बोलते हैं। FII बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे उनको पैसा 1% 2% भी ज्यादा मिलेगा, 1-2% बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बिल्कुल। तो ये लोगों ने क्या है, अभी इंडियन मार्केट वो टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, निफ्टी का जो PE रेशियो था वो 23 हो गया था। 23 हो गया था। ऊपर से ऊपर उसके ऊपर जो डाटा रहा था वो एनकरेजिंग नहीं था, कंजम्पशन कम होने लगा था। तो मार्केट, इंडिया का जो निफ्टी का जो मार्केट है वो एक्सपेंसिव है, कंजम्पशन कम हो रहा है। और दूसरी बात, कैपिटल गेन टैक्स, जो FII इन्वेस्ट करते हैं, जब वो प्रॉफिट निकालते हैं उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिनेरियो ये हो गया है कि इंडियन मार्केट ओवरबॉट है, और दूसरी जगह यूएस ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे मेरा पैसा लगा है, तो उनको पता है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैसा उठाया, अपनी पोटली उठा ली, और 5 महीने से बेच के जा रहे हैं, अपने अपने गांव जा रहे हैं, अपने यूएस में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ 1% इंडिया का जो सिस्टम है या मार्केट जिस स्टेट पे है, तो ये वापस कब आएंगे फिर। अभी सस्ता होना पड़ेगा मार्केट को। दो बातें, PE रेशियो बोलते हैं ना, P/E, एक तो प्राइस को कम होना पड़ेगा, या तो कंपनी के जो अर्निंग्स है वो बढ़ने चाहिए, है ना। अभी तो माहौल वैसा नहीं है, कंजम्पशन तो अभी कम हो गया है पूरी दुनिया में, बिल्कुल, है ना। इंडिया में भी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट टैक्स कम कर दिया तो उसको लगा कंजम्पशन बढ़ेगा। अभी कंजम्पशन बढ़ेगा या नहीं, ये तो कुछ अगले 6 महीने में मालूम पड़ेगा। दूसरी बात, RBI ने लिक्विडिटी बढ़ा दिया, मतलब इंटरेस्ट कम करने के बाद एक्चुअल बैंक जो है उन्होंने वो EMI कम नहीं किया है सर। वो तो ऐसे, हाँ, वो ट्रांसलेट होने को 3-4 महीना और जाएगा, तो आपके जो EMI वो वही रहने वाले हैं। तो पब्लिक को लगा यार कम कर दिया, EMI आपके कार लोन, होम लोन अभी भी कम नहीं हुए, वही पे। तो ये इन शॉर्ट ये महंगा हो गया है मार्केट, इसलिए लोग यहाँ से, मार्केट महंगा हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, बड़े बड़े लोग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जहाँ सस्ता मिलेगा। अभी वो यूएस में भी कितनी देर ठहरेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। शायद हो सके वो उधर से पैसा निकाला चाइना में जाए, चाइना 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इतना टाइम तो कोई भी कंट्री यार ऐसा डाउन टर्न नहीं होता है ना। तो मुझे लगता है अभी चाइना अच्छा परफॉर्म करेगा, काफी सालों से सुस्त पड़ा है, सोया है, तो अभी रेस्ट हो गया, अभी रेस्ट हो गया, अभी वो दौड़ने का टाइम आ गया। जैसे हम लोग दिन भर काम करके रात को सोते थे, दूसरे दिन दौड़ते हैं, तो वो करेक्शन उनका खत्म होने को और हो सकता है नहीं दौड़ के लिए चाइना रेडी हो जाए, तो हम लोग करेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो यूएस गिर रहा है, इंडिया गिर रहा है, यूरोप के हालात ठीक नहीं है ना। अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पहले से यूरोप के हालात खराब है, क्योंकि यूरोप को जो सप्लाई होता है एनर्जी का वो पूरा रशिया से होता था, वो महंगा हो गया, तो यूरोप पहले से अभी कमजोर है, दबा हुआ है। तो ऐसे इसमें कैसे इकोनॉमी बढ़ेगा यार, वो तो स्लो डाउन तो रहेगा, स्लो डाउन रहेगा तो कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे। आप ये भी देखो, 2020 से 7,500 निफ्टी था, वहां से 4 साल में 5 साल में तिगुना हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 7.5 से 26 तक, मतलब 3 टाइम्स इन स्पैन ऑफ 5 years, मतलब पूरा निफ्टी 20 साल में 2000 से लेके 2020 तक 12 तक आया, निफ्टी में करेक्शन तक 7.5 तक नहीं। देखिए सर, वो ऊपर आया क्योंकि कंजम्पशन भी अच्छा था, जीडीपी ग्रो हो रहा था, ये बात है ना। जीडीपी ग्रो होगा तो मार्केट भी बढ़ेगा, अभी जीडीपी कम होगा तो मार्केट कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी बात इसमें, अगर वो हमारे सवाल में से याद करते हैं, जिसको कार या होम लोन खरीदना चाहिए घर, अभी कार का सिनारियो सर वैसे ही रहने वाला है। हमने बोला था ना लास्ट ईयर कि डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट कंटिन्यू होगा, मतलब अभी भी जिनका मिस हो गया वो कार अभी भी सस्ते में ले सकते हैं, हो सकता है और सस्ता मिल जाए, अभी कैसा है, ये बजट में हुआ क्या कि ये निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया कि यूएस बाहर से जो इंपोर्टेड कार आती है उसके ऊपर से ड्यूटी हटा दी,
हटा दी मतलब कम कर दी। अभी वो कार के प्राइसेस कम हो जाएंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए जो जो बैटरी कंपोनेंट्स लगते हैं उनका भी ड्यूटी काफी कम कर दी। वो कम कर दी, इलेक्ट्रिक कार्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे। अभी पेट्रोल डीजल के कार के तुलना में इलेक्ट्रिक कार सस्ती अगर बिकनी लगे तो कोई भी यार वो इसकी तरफ ही जाएगा ना। तो ये जो डिफरेंस है मेंटेन करने के लिए एक तो कंपनीज को प्राइसेस वही लेवल पे रखने पड़ेंगे या नहीं तो उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जिसको भी कार लेना है उनके लिए ये साल भी बहुत अच्छा है। तो जैसे हमने जो जो चीजें, क्रैश होगा क्या तो नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर होगा क्या तो होगा, लेकिन ट्रेड वॉर होगा, है ना, मार्केट क्रैश नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग जो बताने वाले हैं, लोग जिसके लिए रुके हैं, जो सुनना चाहते हैं कि इस साल आप उनको क्या बताने वाले हैं जिससे वो अपना पैसा बनाए, अपना इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में करे। तो आपके दिमाग में कौन से सेक्टर 2025 के लिए? यार देखो, सेक्टर्स का मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अभी तो हालात बहुत अनसर्टन है तारीख की वजह से। तो ऐसा फिक्स सेक्टर तो अभी भी हम कह नहीं सकते, है ना। तारीफ लगा दिया, ट्रम्प ने काफी ज्यादा टैक्सेस लगा दी है, तो कंपनीज खुद इवैल्यूएट कर रही है उनको प्रोडक्ट बेचने जाने वाला है या नहीं और कितना फायदा होने वाला है। उनका कंपनीज को भी मालूम नहीं है, उनका अपना रास्ता अभी क्लियर नहीं, उनके डायरेक्शन क्लियर, इसलिए तो वो एक्सपेंशन भी नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कम है। तो सेक्टर्स तो अगले 5-6 महीने में हमें पता चल जाएगा, थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा, कंपनीज को आइडिया आएगी वो किधर खर्चा कर रहे हैं, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म हो रहा है, तो उसके हिसाब से एक्सपोर्ट किधर बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हमें मालूम पड़ेगी। तो एक सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर इंडिया का जो बैकबोन है, वो तो स्लो डाउन होगा लेकिन वो चालू रहेगा। जैसे आईटी के बारे में हम लोग, एक पावर सेक्टर है, पावर की डिमांड तो बढ़ती रहेगी यार। तो पावर भी थोड़ा कंसोलिडेट रहेगा लेकिन उसका डिमांड रहेगी। तो हम लोग एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट सेक्टर, वो तो हमने बजट में डिस्कस कर लिया है। तो पावर सेक्टर में जैसे हम लोग बोल रहे थे कि पिछला जो साल था 2 साल, उसमें रिन्यूएबल एनर्जीज की काफी बात हुई। तो रिन्यूएबल पे तो इन्वेस्टमेंट तो चलता ही रहेगा, वो तो कम नहीं होने वाला है सर, होगा नहीं। लेकिन ट्रम्प ने क्या कर दिया, पेरिस क्लाइमेट जो ये कमिटी था उससे तो बैक आउट कर दिया। अभी वो बोल रहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, अभी वो ड्रिल बढ़ाने वाला है, जितना निकाले उतना निकालो, रिन्यूएबल का फोकस कम हो जाएगा फिर। तो फोकस रिन्यूएबल तो लगने वाला है लेकिन फिलहाल के लिए वो कंसोलिडेट रहेगा। ओके। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका शेयर बढ़ने वाला है। वो अभी इंडिया का एम ये है कि 8 गीगावाट से वो 100 गीगावाट तक बढ़ाना है 2047 तक। तो अगले 20 साल में हमको 8 गीगावाट से 100 गीगावाट न्यूक्लियर के लिए जाना है। लिथियम बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी, हाँ, वो अभी हमने डिस्कस किया है कि वो कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया बैटरी, वो सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा। मोबाइल फोन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो इनडायरेक्टली हम लोग पावर सेक्टर के जो सेक्टर बता रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज होगी उसके बारे में आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। दूसरी चीज शिप बिल्डिंग के बारे में आपका ये नया बजट में देखा है। निर्मला मैडम ने क्या किया, ये शिप बिल्डिंग के लिए एक फंड एलोकेट किया है। तो अभी होता क्या है कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है ना, वो सी रूट से जब होता है तो शिप से होता है। तो उसमें काफी, तो उसमें इंडिया का प्रेजेंस बहुत कम है। उसमें साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये लोग कंट्रीज की मोनोपोली है। तभी ये फ्लाइट के ऊपर हमारा खर्चा होता है 6 लाख करोड़। तो अभी ये कम करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग दिया 25,000 करोड़ शिप बिल्डिंग के लिए। तो हमें ये शिप बिल्डिंग बनाना पड़ेगा और ये फ्लाइट का खर्चा कम करना पड़ेगा। चलो, तो एक नया रास्ता हम लोग अपने तलाशने के लिए चालू कर रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेकिन उसको टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा। ये तो वो अभी जापान और साउथ कोरिया जितने सस्ते में शिप बनाते हैं वो तो नहीं, वो तो हमें अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो रही है। जैसे बुलेट की शुरुआत काफी टाइम पहले हो गई, तो अभी हमारा सपना पूरा हो गया। तो उसके चक्कर में वंदे भारत कितने आ गए, है? ट्रैवल टूरिज्म, जैसे मैंने कोविड के बाद देखा है कि लोग जीना चाहते हैं, अभी जो जिंदगी जी रहे हैं उसको मौज करना चाहते हैं, घूमो खाओ। कोविड के बाद तो माइंडसेट चेंज हो गया, काफी चेंज हो गया। बचत करने से अच्छा कि भैया टूरिज्म कर लो, टूरिज्म कर लो। ये सेक्टर तो एवरग्रीन होने वाला है सर, एवरग्रीन होने वाला है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जो हर कोई चाहता है। अभी जल्दी थकने लगे लोग, तो अभी बोल रहे हैं कि मैं थक रहा हूँ तो मुझे घूमना चाहिए, खाना चाहिए। तो टूरिज्म आ गया, तो उसके साथ होटलिंग आ गया, ट्रैवल आ गया, टूरिज्म आ गया, सारी चीजें इसमें
इंक्लूडेड है ना टूरिज्म के इसमें। तो नए 50 टूरिज्म स्पॉट गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है। कि कार के बारे में तो हमने डिस्कस कर ली, कार और घर के बारे में तो हमने डिस्कशन घर के बारे में सर रियल एस्टेट का सिनेरियो है वो जो थोड़ा सा दो हिस्से में बढ़ जाएगा। जो प्रीमियम सेगमेंट है उसका डिमांड बढ़ने वाला है, वो तो रहने वाला है, वो तो पिछले 3 साल से बढ़ रहा है, वो वैसे ही रहेगा। तो प्रीमियम सेगमेंट मतलब जो टियर 1 सिटीज में महंगे महंगे घर होते हैं ना, अभी वो देखो 5 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ 4 करोड़ 1 फ्लोर 1 फ्लैट, उसका डिमांड एग्जैक्टली उसका डिमांड तो बढ़ रहा है 2-3 साल से, वैसे होने वाला है। तो क्रीम रिच पॉपुलेशन एक नंबर एक प्रोपोर्शन से बढ़ते ही जा रहा है, उनकी चॉइसेस है वो बदल रही है, वो भी उनको लग्जरियस घर चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए। उसके जो प्राइमरी सेगमेंट हम बोलते हैं उसके नीचे वाले 50 लाख से लेके आप समझ लो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक, तो वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है ना। तो वहाँ बार्गेनिंग पावर पब्लिक का बढ़ेगा। कैसा होगा सर, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अभी आईटी में आप देखोगे तो आईटी में काफी एट्रिशन हो रहा है। एट्रिशन हो रहा है मतलब वो कट डाउन कर रहे हैं जॉब्स एम्प्लॉइज, है ना। तो अभी जॉब की सर्टेनिटी नहीं है ना। जो भी हर कोई आप फील्ड ले लो उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पब्लिक का इनकम जो मिडिल क्लास है वो बढ़ा नहीं है, एक तो स्टैग्नेंट है, नहीं तो वो कम हो रहा है। जब अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है, सिक्योरिटी कम रहती है, तो पब्लिक इतने बड़े बड़े घर खरीदने के पहले 2 बार सोचता है। तो ये जो मार्केट है ना, इधर थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है रियल एस्टेट में, घर के बारे में। हाँ, लग्जरियस में बना रहेगा मार्केट, उसके प्राइमरी सेगमेंट वाला वो थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। तो अंत में जब हम इस शो को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे तरफ से जो टेक अवे या जो टेक होम मैसेज रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि आप शेयर मार्केट को सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आप सब चीज़ों के लिए टाइम देते हो, मीडिया पे इतना वेस्ट करते हो टाइम, तो खुद का अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी करनी, ट्रेडिंग अच्छी करनी, सीखनी, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं है, खर्चा करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस